सबको शुभोदय। हम पिछले पाठ में बड़े घर की बेटी पाठ पढ़ रहे थे और 3 पाठ हुए हैं और एक बार उसे हम फिर से एक बार दोहराएंगे। पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी और उस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था और उनका मरण 1936 में हुआ था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि और निर्मला है। एक प्रसिद्ध बड़े घर की बेटी एक प्रसिद्ध कहानी है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी, लाल बिहारी कौन है? श्रीकंठ के छोटे भाई थे। श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के उपद्रव व्यवहार से उनके कारण आनंदी को क्रोध आ गया और यह झगड़ा तक उनके बीच में झगड़ा बड़ा हो गया था और लाल बिहारी घर छोड़ने पर भी मजबूर हो गया था। भाइयों के बीच अटूट रिश्ता था, लेकिन ये अटूट रिश्ता भी टूट गया और लाल बिहारी घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। घर को बिखरे देकर आनंदी की स्वाभाविक वृत्तियां जाग उठी थी। ठीक है, उसने लाल बिहारी को घर से जाने से रोक लिया था और बिगड़ते हुए काम को बचा लिया था। यही इस कहानी का संदेश है। वह उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। वह अपने आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर भी, अपमानित होकर भी वह मर्यादा, अपने घर की मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। इसलिए वह एक टूटते हुए घर को बचा लिया था। ठीक है, यही इस कहानी का संदेश है। श्रीकंठ एक अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त कर चुके थे और वह शहर में काम करते हैं। बस हफ्ते में एक बार अपने गांव आते हैं। ठीक है, श्रीकंठ अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त करने पर भी वह अंग्रेजियों की निंदा करते थे और वह उनके गांव में उनका बड़ा सम्मान था। गौरीपुर उनके गांव का नाम है। जो गौरीपुर में जब भी रामलीलाएं होती है उस नाटक में वह किसी न किसी इसमें भाग लेते हैं। वह सम्मिलित कुटुंब को भी वह एकमात्र उपासक है। सम्मिलित कुटुंब मतलब जॉइंट फैमिलीज। ठीक है, आजकल स्त्रियों को सम्मिलित कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आजकल की लड़कियों को क्या है? जॉइंट फैमिली, सम्मिलित कुटुंब में नहीं रहने की इच्छा है। जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। इससे क्या होता है? देश के लिए और समाज के लिए भी हानिकारक है। यही कारण था कि वह गांव की ललनाएं उनकी निंदक भी थे। कोई उनकी निंदक भी थे और कोई उन्हें प्रशंसा भी करते थे। ठीक है, आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता को 7 बेटियां थी। उनमें से चौथी वाली लड़की थी आनंदी। बहुत सुंदर थी और विद्यामान भी थी। तो उसके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम भूप सिंह था। वह एक सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। आनंदी को उनके माता पिता भी अधिक चाहते थे। आनंदी का विवाह श्रीकंठ से हो गया था। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टिमटम की उसे बचपन से आदत पड़ गई थी, टिमटम मतलब फैशन स्टाइलिश रहने का आदत पड़ गई थी, वह एकमात्र को भी ना था। उस घर में कुछ भी ना था। मकान में खिड़कियां तक ना थी। दीवार पे ना फर्श भी ठीक से नहीं था और दीवार पे जमीन पर फर्श भी नहीं था और दीवार पर तस्वीरें भी नहीं थी। और सीधे साधा घर कैसा था? सादा गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी
अपने आप को भी थोड़े दिन में उस अवस्था में ही बदल गई। एक दिन क्या हुआ था, लाल बिहारी और आनंदी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। लाल बिहारी मांस लेके आया था, पकाने के लिए कहा दोपहर को। आनंदी ने पका दिया। हांडी में पाव भर का थोड़ा सा घी था, वो घी पूरा उसने मांस में मिला दिया। और जब लाल बिहारी आकर खाने बैठा तो दाल में घी ना थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और आनंदी को बहुत डांट दिया। इससे मायके को भी डांट दिया। इससे आनंदी को बहुत क्रोध आ गया। एक स्त्री अपने मायके की निंदा नहीं सह सकती है, वह मार भी सह लेती है, गाली भी सह लेती है, लेकिन मायके की निंदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए लाल बिहारी सिंह उसके ऊपर खड़ाऊ फेंक दिया था और खड़ाऊ जाकर उसके हाथ को लग गई थी। इसमें आनंदी बहुत क्रोध हो गई थी और वह अपने कमरे में चली गई। उसके पति का वह इंतजार कर रही थी। उसका पति कौन है? श्रीकंठ है। वह हफ्ते में एक बार वह घर आता है। जब श्रीकंठ घर आ गए थे, आनंदी पूरी बात उसे बता दी थी और श्रीकंठ को भी बहुत गुस्सा आ गया था। और श्रीकंठ यह बात कहाँ तक पहुँची थी? यह बात यहाँ तक पहुँची थी कि लाल बिहारी से घर छोड़कर जाने को भी तैयार था। श्रीकंठ अगर लाल बिहारी इस घर में है तो श्रीकंठ जाएगा, नहीं तो लाल बिहारी जाएगा। इस तक यहाँ बात पहुँची थी। पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। उसने समझा था। उसे कौन समझा था? लाल बिहारी सिंह ने समझा था कि भैया मुझे गाली देकर मुझे चुप करवा देंगे। लेकिन उसे आशा यही थी भैया से, लेकिन ये आशा नहीं किया था कि उसे घर छोड़कर जाने के लिए बोलेंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बनाने पर हो गया। वह मूर्ख था, ठीक है, वह एक मूर्ख था, परंतु उनका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे थे, ठीक है। लाल बिहारी क्या सोचते थे कि भैया मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे थे। लाल बिहारी एक जस्ट मूर्ख था। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। लाल बिहारी क्या समझते थे कि अगर मुझे भैया अकेले में अंदर बुलाकर दो चार बातें या फिर दो चार थप्पड़ लगाकर भी मुझे समझा दिया होता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता जो इसने अभी मुझे बोला था। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सह नहीं गया, ठीक है। उसने भैया ने क्या कहा श्रीकंठ की, अभी मैं इसकी मेरे लाल बिहारी की सूरत भी नहीं देखना चाहता था। सूरत मतलब फेस, इसका फेस भी नहीं देखना चाहता था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। किसे बर्दाश्त नहीं हुई? लाल बिहारी को। वह रोता हुआ घर आया, ठीक है। अब वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था, ठीक है। उसने क्या किया? वह ये बात पूरा सुनकर अभी वह अंदर गया और जाकर कोठरी में जाकर कपड़े पहने, अपने कपड़े पहने और आंखें पोछे, आंखें से पोछ लिया क्योंकि वह रो रहा था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, आनंदी के कमरे में आकर लाल बिहारी ने बोला कि भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेगा। अभी क्या बोला लाल बिहारी? अभी आनंदी के पास आकर बोला कि भाभी अब भैया ने निश्चय किया कि वह मेरे साथ नहीं रह सकता।
मेरे साथ घर में नहीं रहेगा। अब वह मेरा मुख नहीं देखेगा, वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, इसलिए अब मैं जाता हूँ, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, घर छोड़कर जा रहा हूँ। उन्हें फिर मुख न दिखाऊंगा, मैं जिंदगी में अभी उसे कभी भी मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, मुझसे जो कुछ भी अभी अपराध हुआ था उसे मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। यह कहते कहते लाल बिहारी का भी गला भर आया, वह रोने के लिए तैयार हो गया था। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें भी लाल लाल किए बाहर से आया। अभी जिस समय लाल बिहारी सिंह आनंदी के द्वार पर गए, सिर झुकाकर गए, खड़े हो गए, तभी श्रीकंठ उनकी आंखें लाल होकर मतलब गुस्से से वह बाहर से अंदर आए। बाई को खड़ा देखा तो ऋण से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। ठीक है, जब भी उनकी बाई वहाँ खड़े थे उसकी ओर देखकर लाल बिहारी उधर से चला गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागती हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी। अभी आनंदी क्या आती थी, सिर्फ आनंदी ने सिर्फ उसकी शिकायत की लाल बिहारी की, श्रीकंठ से कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। आनंदी को ऐसा नहीं पता था कि उसकी वजह से अभी इतना बड़ा झगड़ा होगा और वह घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब मन से पछता रही थी, अभी वह मन से भी बहुत पछता रही थी कि मैंने क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया। वह स्वभाव से ही दयावती थी, वह स्वभाव से भी वह बहुत दयावती थी, सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, दयावती थी। उसे इतना तनिक भी ज्ञान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसे आनंदी को इतना भी ज्ञान नहीं था उसे कि ऐसी बात बोलने पर बात इतनी बड़ी हो जाएगी और दोनों भाई अलग हो जाएंगे। वह मन से अपने पति पर जुझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते थे। वह मन में ही सोच रही थी कि इस इतनी छोटी बात को वह श्रीकंठ क्यों इतना गर्म हो रहे हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे। उसे डर हो गया, आनंदी को भी अभी डर हो गया कि अगर लाल बिहारी नहीं गया तो मुझे वहाँ इलाहाबाद को भी ले जाएगा, तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहस्य क्रोध भी पानी हो गया था। ठीक है, जब लाल बिहारी आनंदी के कमरे के पास रहकर बोला कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलती की है उसे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा कह रहा था, तो श्रीकंठ ये पूरा सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका सह नहीं किया और क्रोध भी उसका पानी हो गया। उसका श्रीकंठ का क्रोध भी अभी खत्म हो गया, पानी हो गया मतलब खत्म हुआ। अब रोने लगी। ठीक है, अभी आनंदी भी बहुत रोने लगी, श्रीकंठ भी रोने लगा और आनंदी भी रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन का जल धोने के लिए क्या चाहिए, मन का जल धोने के लिए अपने नयन का जल ही ठीक है। नयन का जल मतलब आंसू। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने क्या कहा, श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने क्या कहा, देखो लाला मतलब लाल बिहारी सिंह वह बाहर खड़े होकर बहुत रो रहा है, उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं। श्रीकंठ ने क्या बोला कि तो मैं क्या करूं।
आनंदी आनंदी, अभी आनंदी ने क्या बोला कि भीतर बुला लो। आनंदी ने श्रीकंठ से बोला कि अभी उसे भीतर बुला लो। भीतर मतलब अंदर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से कहाँ झगड़ा उठाया। उसने क्या बोला आनंदी, मेरी जीभ पे मुंह में आग लगी, ठीक है, मैंने इस छोटी बात को कहाँ से कहाँ ले गई। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। अभी श्रीकंठ ने क्या बोला कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है कि ऐसा ना हो कहीं चल दे, ठीक है। आनंदी ने क्या कहा कि तुम बहुत पछताओगे जब वह घर से जाने से पहले ही उसे घर में वापस बुला लो। श्रीकंठ ना उठे, वहाँ से श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कर दो, ठीक है। श्रीकंठ वहाँ से नहीं उठे, लेकिन लाल बिहारी फिर से भाभी के पास आए और बोले कि भैया को मेरा प्रणाम करो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। बस इतना कहकर क्या कहा कि अभी भैया मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता है, मैं चला जा रहा हूँ। लाल बिहारी इतना कहकर वह बाहर की ओर चल पड़े। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। आनंदी कमरे से निकल गई और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। किसका? लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पूछे, फिर के देखा और फिर के देखा मतलब पीछे पलट के ऐसा देखा और आनंदी के आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो, ठीक है। आनंदी भी रो रही थी, अभी लाल बिहारी सिंह भी रो रहा था। लाल बिहारी ने बोला कि मुझे छोड़ो, अभी मैं जाऊंगा, जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने क्या कहा कि कहाँ जाओगे अभी तुम? लाल बिहारी ने बोला कि जहाँ कोई मेरा मुंह नहीं देखेगा वहाँ मैं जाऊंगा। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। आनंदी ने क्या कहा कि अभी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, ठीक है। अभी लाल बिहारी ने क्या कहा कि मैं तुम सब के बीच में रहने के योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरे सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना, ठीक है। आनंदी ने क्या कहा कि तुम्हें अभी मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध मतलब प्रॉमिस। एक पग भी आगे ना बढ़ना। एक पग मतलब फुटस्टेप, ठीक है। एक फुटस्टेप भी तो आगे नहीं लगाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो गया कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदमी ना रखूंगा। लाल बिहारी ने क्या कहा कि जब तक मुझे यह मालूम ना हो कि भैया मुझे माफ कर दिया, तब तक मैं इस घर में नहीं आऊंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है, ठीक है। अभी आनंदी क्या बोली कि मेरी तरफ से तो मैं ईश्वर की कसम खाती हूँ कि मेरी तरफ से तो कोई मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि मेरी ओर से मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी अभी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघलने लगा। ये सब देखकर अभी श्रीकंठ का हृदय भी पिघलने लगा। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। अभी उन्हें वह श्रीकंठ ने क्या किया? श्रीकंठ बाहर से दौड़ के आकर अपने भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट कर रोए। अभी दोनों भाई क्या किए? दोनों भाई गले मिलकर बहुत रोए, फूट कर रोए। लाल बिहारी ने
सिखाते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। ठीक है, रो रो कर लाल बिहारी ने क्या कहा कि भैया अभी भी आगे से ऐसा नहीं कहना कि मेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। इसके सिवा जो भी आप मुझे दंड पनिशमेंट देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये बात कभी भी नहीं कहना कि मेरा मुंह ना दिखाऊंगा। कदपि श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, श्रीकंठ कांपते हुए रो रो कर कांपते हुए कहा कि लल्लू। लल्लू, ठीक है, लल्लू कौन है, प्यार से बुलाते हैं लल्लू लाल बिहारी सिंह। ठीक है, भैया ने श्रीकंठ ने बोला कि लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, अभी जो भी बात हुआ है उनको सब भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा, ईश्वर चाहेगा तो फिर से अभी ये अवसर कभी भी हमारे जीवन में नहीं आए। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। अभी बेनी माधव सिंह की घर के बाहर से अंदर आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलाते देखकर, गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। अभी बेनी माधव सिंह भी दोनों भाइयों को गले मिलकर देखकर बहुत खुश हो गए, बहुत पुलकित हो गए। बोल उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ते हुए काम बना लेती है। अंत में बेनी माधव सिंह ने क्या कहा कि बोले कि बड़े घर की बेटी ऐसे ही होती है, बिगड़े हुए बात को वह बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटी ऐसे ही होती है। ठीक है, गांव में भी सबको मालूम हो गया था कि अब दोनों भाई गले मिलकर अभी ठीक हो गए हैं। इस सबको देखकर उनकी गांव में भी आनंदी की प्रशंसा करने लगे और बोलने लगे कि बड़े घर की बेटी ऐसे ही होती है, बिगड़ते हुए काम को वह बना लेती है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि बच्चे आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।